किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जिसकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे 10वीं पास कर पाया। 10वीं पास करने के बाद में गांव से शहर आ गया। शहर आकर के नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन अखबार में उसे एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में असिस्टेंट की जरूरत है, सहायक कर्मचारी की जरूरत है, जिसको ऐसे ही ऑफिस का छोटा मोटा काम करना था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई कर दिया। इसे ऑफिस का पता मालूम चला, वहां पहुंचा, देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, बड़े सारे लोग आए हुए थे। वहां जाकर के इसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल कर रहे थे। आखिरी में से एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आपके पास में ईमेल आईडी है। इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होती है। चौंक गया और इसने बोला कि नहीं, मेरे पास में कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला था उसने बोला कि कैसे बेवकूफ हो, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं, पता ही नहीं क्या होती है ईमेल आईडी, मतलब क्या कर रहे हो तुम। और इसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला, ये लड़का, और बाहर निकल करके इसने अपनी जेब टटोली। इसके पास में उस दिन 200 रुपए थे। 200 रुपयों से उस दिन इसने एप्पल खरीदे और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की कॉलोनीज में निकल गया। शाम तक इसने 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसे समझ में आया शाम में कि बॉस, ये काम इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है। 270 रुपए से अगले दिन फिर से एप्पल खरीदे, फिर से अगले दिन एप्पल खरीदे। एप्पल खरीदने लगा। धीरे धीरे मंडी में एक छोटी सी दुकान इसकी भी हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी सी फ्रूट्स की शॉप में बदल दिया, इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत पर मेहनत करते जा रहा था। एक दुकान जब सेटल हो गई थी, जब खरीदार आने लगे थे, कस्टमर्स बढ़ने लगे थे, तो इसने एक और दुकान लगा ली। एक और फ्रूट्स की शॉप हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई। उस शहर में इसकी अकेले की 7 से 8 शॉप्स खुल चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन अपने गांव गया। गांव जाकर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि बॉस, ये वाला अपना काम चल रहा है शहर में, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कुछ और दोस्त इसके साथ हो लिए। इन्होंने धीरे धीरे दूसरे शहर में जाकर के अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास लड़का, गांव का एक लड़का जो कि शहर में आकर के इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए। अलग अलग चैनल्स वाले लोग पहुंच रहे थे। एक दिन एक मैगजीन वाला बंदा पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए और उसने बहुत सारे सवाल किए संघर्ष के बारे में, कैसे आपने बिजनेस ग्रो किया, कैसे आपने शॉप्स डेवलप की, कैसे आपकी पहली शॉप खुली, बहुत सारी बातें हुई। और आखिरी में उसने कहा कि आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, ये इंटरव्यू मैं आपको मेल कर दूंगा। जैसे उसने कहा तो इसने, जो बिजनेसमैन बन चुका था लड़का, इसने कहा कि बॉस, मेरे पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था, रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि मेरे भाई, अगर मेरे पास में ईमेल आईडी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हर किसी के पास अपना टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, कॉपी करना बंद कीजिए। जब आप खुद का काम करेंगे, खुद की क्षमता को पहचान करके काम करेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास होकर के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, अपनी क्षमता को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफर किया करते थे, अप डाउन करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफर में मुझे ये सीखने को मिला। रोजाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी, उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा, पानी की बोतल कितने की थी? तो उस लड़के ने बोला कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, कि अरे 15 की बोतल दो, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो, 15 रुपए में दो तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब आज सीखा है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये मुझे कोई बहुत बढ़िया सा लेसन आज दे देगा, आज मुझे बहुत बढ़िया सी लर्निंग देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, मतलब जिद बहस नहीं की। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उसे जाकर के रोका और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ,
मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, तुम अभी मेरे कोच में थे, वहाँ पर एक फैमिली थी, याद आया तुम्हें? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बॉटल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसको, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा उस्सा नहीं आया कि कहाँ मतलब 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। उस लड़के ने जो कहा, ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, उसने पूछा कि अरे ऐसा तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में भी, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद में डिस्कशन में पढ़ने वाली तो बात आएगी नहीं। आप चाहें तो इसके लिए करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली में लोग होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है आशीष नाम के बंदे की, जिसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, जिसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, इकलौती संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की मां का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा को बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। बहू को, जो मेरी वाइफ है, इसको बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे वो रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती हैं, साड़ी पहन करके काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैरेज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने, इस बंदे ने अपने ही पिता को अपने ही घर में नीचे गैरेज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपना सामान उठा करके गैरेज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद में ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ करके डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है, अपने पापा को देख करके चौंक जाता है। ऐसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है। लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं, आशीष को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये सरप्राइज है, आप जाओ, घूम करके आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद में तुम उदास रहते हो, मुझे लगता है कि तुम जो है बड़े परेशान रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, जाओ घूम करके आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद में अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लेते हैं, उसमें शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन के बाद में घूम करके वापस अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा होता है। आशीष बोलता है कि ताला किसने लगाया, मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड बोलता है कि अरे साहब, क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे बोल करके गए, बात करवा देना। तो आशीष बोलता है कि तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात करता हूँ। तो कॉल लगाता है आशीष, उसके पापा का नंबर नहीं लगता है, आउट ऑफ रीच आता है। तो गार्ड बोलता है कि साहब, ये नंबर नहीं लगेगा, साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा के गए। गार्ड जाता है अंदर, अपने कैबिन में से निकालता है एक छोटी सी पर्ची, उसमें नंबर होता है, कॉल करता है और बात करवाता है आशीष की उसके पिता से। आशीष जब बात करता है तो बोलता है कि पापा, ये क्या तरीका है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये है वो है, बच्चे कहाँ खड़े होंगे, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद में गाड़ी आती है, गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जाकर के आशीष को बोलते हैं कि बेटा, ये पकड़ो चाबी, इस फ्लैट में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे रहना है, जैसे तुम्हें पत्नी को रखना है तुम रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे?
तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूँ, अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कद्र करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कद्र करना बंद कर दें। और वैसे भी पेरेंट्स आपकी कद्र करना कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, मेहनत करते रहें। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली में ज्यादा पैसा नहीं था, घर घर जाकर के सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा इसको मिलता था उस पैसे से स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसी दोपहर में निकला हुआ था सामान बेचने के लिए, घर घर जा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। इसे जोरों की भूख लग रही थी, तो इसने डिसाइड किया कि अब जिस भी घर का दरवाजा खटखटाएगा उससे पैसे के बदले खाना मांग लेगा। ये गया, जाकर के इसने दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। तो इसने अचानक से, होता है ना एकदम से आप घबरा जाते हैं, तो इसने पानी मांग लिया, एक गिलास पानी मिलेगा। वो लड़की अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, पसीना आ रखा है, सामान लेकर के ढो रहा है इधर से उधर, सामान बेच रहा है, मुझे लगता है कि भूखा होगा। तो उस लड़की ने, उसको अचानक से दया आई, वो अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई और दूध ला करके इस लड़के को दे दिया। इस लड़के ने दूध पी लिया। धीरे धीरे दूध पी रहा था और सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद में इसने ग्लास उस लड़की को वापस दिया और बोला कि इसके बदले में आपको कितने पैसे दूं। तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे, मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि हम अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए, तो आप कुछ मत दीजिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि आप कोई सामान खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को दूध पिला दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल करके वहां से चल दिया। और गली में जब ये जा रहा था तो सोच रहा था कि यार इंसानियत अभी जिंदा है, वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आ गई, मेरी मदद कर दी, ऊपर वाला देखो मदद करता है, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई गई हो गई। इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद में बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इधर ये जो लड़की थी, जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी फैमिली कंडीशंस बिगड़ गई। इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने इससे कहा कि आप बड़े शहर जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो इसे ले जाकर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, वही हॉस्पिटल जहाँ पर ये लड़का डॉक्टर बन चुका था, डॉक्टर हार्वर्ड केली। डॉक्टर हार्वर्ड केली के पास में एक केस आया, उन्हें पता चला कि एक लड़की इस तरीके से सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, आईसीयू में रखी गई है। इन्होंने उसके बारे में पढ़ा, गांव का नाम पढ़ा, तो इन्हें याद आया कि तो वही लड़की है। जाकर के देखा तो इन्हें समझ में आ गया कि वही लड़की, उसकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया, सारी जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। उसकी तबीयत फाइनली धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट के बाद में जो बिल जाता है वो बिल एक लिफाफे में रख करके दिया और साथ में एक छोटा सा नोट, ऊपर पेन से लिख करके एक नोट और उसके साथ में अटैच कर दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचा, जब ये स्टेबल हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, तो इसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है। तो ये घबरा गई कि ये ठीक तो हो चुकी है लेकिन इसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि अब ये बिल पे कर सके। तो ये सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें वो ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था और साथ में एक छोटी सी पर्ची, एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ था। तो इसने वो ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया गया है। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे, डॉक्टर को देख करके ये भी पहचान गई और इसने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू कहा था, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लाइफ में अच्छाई घूम फिर करके आपके पास जरूर आएगी। अगर आप बुरा करते हैं तो घूम फिर करके वो बुराई आपके पास अपने आप चली आएगी। इसीलिए लाइफ में कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ये हर शास्त्र में कहा गया है। आरजे कार्तिक जाते आते एक बार फिर आपसे कहेगा, अच्छे काम करते चलिए, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि सृष्टि, ये पृथ्वी, ये संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपने होम टाउन आता था तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला।
छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। मैंने आकर के अपने दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं। लस्सी वाले के हम सब पहुंच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर कनात लगी हुई थी। सारे नीचे जाकर के बैठ गए आराम से। लस्सी का ऑर्डर कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डंडा था, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। और आकर के बस इतना सा बोली कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा। फिर पता नहीं दूसरा आइडिया आया, दूसरा ख्याल आया, मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, 10 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, सिक्के दे के फ्री कर, लस्सी पिला रहा 30 रुपए की। मतलब दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मुझे ठग करके चली जाएंगी। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। और उनकी हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से भूखी हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाले और बोली कि बेटा ये 5-7 रुपए है, आप जो पेमेंट करोगे उसमें ये पैसे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा मुझे लगा कि मैं सुन्न रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कर दी। मैंने उनसे कहा कि माताजी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आकर के उसने सबको ग्लासेस दे दिए, उनको भी ग्लास दे दिया। अब वो दूर जाकर के बैठ गई नीचे जमीन पर। हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हुआ, वो नीचे बैठी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठाऊं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बिठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया, मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाला जो था उसने दूर से आवाज लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया, मुझे बिठाया। और उसके बाद में वो बोला, लस्सी की वाला जो था दुकान वाला, वो बोला कि सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे मैं फ्री में लस्सी पिलाऊं। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना करके भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाइए, दुआओं के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी 2 दोस्तों की है। 2 ऐसे दोस्त जो कि बचपन से साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में अप्लाई किया वहां भी साथ में जॉब लग गई। जॉब से एक दिन शाम में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे, और उसी वक्त इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कोइंसिडेंटली एक ही कमरे में इनको रखा गया। उस कमरे में खासियत ये थी कि सिर्फ एक खिड़की थी। विंडो साइड में जो पलंग लगा था, जो बेड लगा था, उस पर एक दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। जो दीवार की साइड में बेड लगा हुआ था उस पर दूसरे दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट आ गया विंडो साइड में, एक पेशेंट आ गया दीवार साइड में। इस कहानी को अब ऐसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त है और एक दीवार साइड वाला दोस्त है। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेलसी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, खिड़की से बाहर देख लेते। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है, वो खिड़की से बाहर देख सकता है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देख सकता हूँ। तो उसको इस बात से जलन होने लगी। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने पूछ लिया अपने दोस्त से कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? तो उसको लग रहा था कि नज़ारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है,
उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, हंसी खुशी में सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद फुहारें आने लगेंगी, बारिश होने लगेंगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस दोस्त को जो कि दीवार साइड में था, इसको बड़ी जेलसी होने लगी कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूँ, काश मेरा वाला पलंग उस साइड में लगा होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर से इसने शाम में पूछा कि भाई आज क्या चल रहा है। तो जो दोस्त था विंडो साइड वाला, उसने फिर से अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज तो पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से, आज बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा पलंग उधर होता। तीसरी शाम में फिर से इसने पूछा, फिर से उसने अच्छी बातें बताई, फिर से लगा कि काश उधर होता। ये रूटीन चलने लगा और रोज इसकी जो जेलसी थी वो बढ़ने लगी। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था, उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक जब हो रहा था, जब वो तड़प रहा था, तब इस वाले दोस्त की जो दीवार साइड में था, इसकी नींद खुल गई, लेकिन ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहां से बाहर निकाला जा रहा था, नर्सिंग स्टाफ आया था, उसकी बॉडी को वहां से हटा लिया गया, वो पलंग खाली हो गया। तो ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था, इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए, कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका फेवर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए ना, क्या करना है। तो इसने बोला कि अगर आप मेरा वाला जो बेड है, अगर इसको आप विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोले हाँ कोई बात नहीं, आप कौन सी बड़ी बात है। तो उनका इस पेशेंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, ये विंडो साइड में आ गया। जब ये विंडो साइड वाले पलंग पर आया, जब ये उस बेड पर पहुंचा जिस पर ये पहुंचना चाह रहा था, और जब इसने बाहर देखा तो इसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रहा था, कोई बादल कुछ नहीं। वहां तो बादल के आसमान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां पर थी एक बदसूरत सी, खामोश सी, बड़ी सी, गंदी सी दीवार। वो जो विंडो साइड वाले बेड पर जो दोस्त था, वो अपने दीवार साइड वाले बेड पर जो दोस्त था, उसको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन वो जेलसी के मारे मरा जा रहा था। उसे इसी बात से जलन थी कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है, हम दूसरे के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं है, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे कितनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी है। अपने माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की कि बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उस वक्त की जब एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को डाला गया। बंदर जैसे ही पिंजरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुछ केले लटकाए गए थे। अब एक बंदर का मन हुआ, भूख लग रही थी, वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा, उस पर ठंडा पानी गिराया गया और यही ठंडा पानी बाकी के बंदरों पर जोर से फेंका गया। यानी कि यही सजा सबको मिली। सब ठंड के मारे दुबक करके चुपचाप बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद में दूसरे बंदर ने कोशिश की। वो गया सीढ़ी के पास में, केले खाने की कोशिश करने के लिए चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा वैसे ही उस पर ठंडा पानी फेंका गया और यही सजा बाकी के बंदरों को मिली। वो भी दुबक करके बैठ गया। तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश की, यही सलूक सबके साथ में होने लगा। अब बंदरों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो हम पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। बंदरों ने मनी मन डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं जाएंगे। अब किसी एक को तो भूख लगने लगी। अचानक से किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया। जैसे ही सीढ़ी पर गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता, बाकी के बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी, उसकी धुनाई कर दी, उसको समझा दिया कि बेटा वापस नहीं जाना है। वो चुपचाप आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, हो गया सीढ़ी के पास में, फिर से उसकी बाकी के बंदरों ने पिटाई कर दी। ये प्रोसेस चलने लगी। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर के उसकी पिटाई कर देते। अब ये प्रोसेस चलती जा रही थी। जिस कलाकार ने इन सारे बंदरों को पिंजरे में रखा था, उसने एक नया आइडिया सोचा। उसने एक पुराने बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर घुसाया। जैसे ही नया बंदर अंदर गया, उसने देखा कि सीढ़ी पर केले लटके थे। उसे तो भूख लग रही थी। उसको मालूम नहीं था कि अंदर पिंजरे में चल क्या रहा है। तो उसने कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी फेंका जाता, बाकी के पुराने बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी।
उसे समझ में नहीं आया कि पिटाई क्यों हुई है, चुपचाप कोने में जाके बैठ गया। अब फिर से एक पुराने को बाहर निकाला गया, नए बंदर को अंदर लाया गया। जो नया आ रहा था उसको मालूम नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, वो सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। धीरे 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 ये एक्सचेंज होने लगा, पुराने बाहर नए अंदर। एक टाइम ऐसा आया कि सारे पुराने बंदर बाहर चले गए, सारे नए बंदर अंदर आ गए, और सारे नए बंदरों को मालूम नहीं था कि पिटाई क्यों हो रही है। ना पीटने वाले को मालूम है, ना पिटने वाले को मालूम है। जैसे ही कोई सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। आइडिया किसी को नहीं था कि पिटाई हो क्यों रही है। यही आज हमारी लाइफ में हो रहा है। बहुत पहले कोई प्रथा बनी, कोई ऐसा अंधविश्वास को लेकर के बात बनी जो कि आज तक चली आ रही है। किसी को मालूम नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, क्यों सोच करके इस बात को बनाया गया, लेकिन हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं, और उन्हीं चक्करों में आज हम वहीं बैठे हुए हैं जहां हम बैठे हुए थे। हिंदुस्तान आज 135 करोड़ से ज्यादा का एक बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, लेकिन 135 करोड़ लोगों में से भी खेल के मामले में बहुत कम सितारे निकल पाते हैं। ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स हम जीत पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि खेलों में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पड़ोसी के बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वो खेल में नहीं गया तो हमारा बेटा भी नहीं जाएगा। तो ये जो फेलियर का डर है, इसी डर से हमने अपने बच्चों को घरों में कैद किया हुआ है। आप अपने डर को खत्म कीजिए, इस प्रथा को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, और ये बात याद रखिए कि मालूम नहीं है किसी को भी कि पिटाई क्यों हो रही है। इसलिए एक बार कोशिश करके एक स्टेप उठाइए, आई एम श्योर आप सभी जीत हासिल करेंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हिम्मत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभी कांच हूं, शायद इसीलिए चुभ रहा हूं, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा और मुझ में पूरी दुनिया देखेगी। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर आपका भी सपना कभी टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, कमबैक कैसे करना है, जिंदगी में नया सपना कैसे देखना है और उसको पूरा कैसे करना है। स्पेन का एक 10 साल का लड़का, जिसका एक सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था, उसने अपने पेरेंट्स को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा। उस लड़के को गोलकीपिंग बड़ी पसंद थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। मम्मी पापा ने उसके लिए कोचिंग शुरू करवा दी, फुटबॉल के ग्राउंड पर जाने लगा, कोच साहब से मिलने लगा और जाकर के कोच को बोलने लगा कि सर देखना, एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा क्लब है रियल मैड्रिड, उनकी तरफ से गोलकीपिंग करूंगा। तो कोच ने देखा कि उसका जो स्टूडेंट है, जो खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, उसकी आंखों में चमक है, वो सपना है। कोच ने भी पूरे पैशन के साथ में उसको सिखाया, उसको तैयार किया। वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम नहीं चला, और इन 10 सालों में उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी, कमाल के गेम्स खेले। एक ऐसा दिन आने वाला था कि उसे रियल मैड्रिड वाले साइन करने वाले थे, लेकिन उस दिन के आने से पहले ही एक शाम में वो अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था, कार में था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक हादसा हुआ कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटलाइज था, और डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार गया है, आपके बच्चे की कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। अब आपका बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा, फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना टूट गया था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे बाद में समझाया कि बेटा अब आपके लिए आने वाली जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस लड़के को जब मालूम चला तो हिल चुका था, इसके लिए सारे सपने टूट गए थे, उदास था, मायूस था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा आगे। 18 महीने, 1.5 साल तक ये लड़का हॉस्पिटल में था। आप सोचिए कि कोई 1.5 साल तक हॉस्पिटल में रहेगा, उसके माइंड में क्या क्या चलता रहेगा, कितने सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इस लड़के के साथ भी ये हो रहा था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसे लग रहा था कि इसने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में कमबैक करना है, वापसी करनी है। इस लड़के ने जो इसका खाली समय वहाँ पर इसे हॉस्पिटल में मिला था, उसका सही यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, उसे सही से यूटिलाइज करना शुरू किया, गाने लिखना शुरू किया, पोएम लिखना शुरू किया। इसे लिखने का शौक था, लिखता चला गया, धुन बनाता चला गया, उन्हें गुनगुनाने लगा, और इसका जो माइंड था वो फुटबॉल से डाइवर्ट होकर के म्यूजिक की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसे लगने लगा कि अब इसे म्यूजिक में कुछ करना है। आप सोचिए, वो लड़का जो कि हॉस्पिटल में, लेकिन अब वो नया सपना देख रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल के बाद में इस लड़के का एक सॉन्ग आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। सॉन्ग था लाइफ गोज ऑन द सेम, और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। जूलियो इग्लेसियस इनका नाम है, जिनकी सच्ची कहानी आज आपके साथ में मैंने शेयर की है। इनके 30 करोड़ से ज़्यादा एल्बम्स बिक चुके हैं, कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं, और ये हमें बताते हैं कि लाइफ में अगर एक सपना टूट जाता है तो जूलियो इग्लेसियस से सीखिए, नया सपना देखना शुरू कीजिए और उस नए सपने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। कई बार आपसे कहता हूं, आज फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद किसी ने बड़े कमाल की बात कही है,
कि सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सन्यासी की जो एक नदी के दूसरी तरफ रहा करते थे और नदी के इस पार उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और एक बिटिया थी। इस फैमिली की ड्यूटी थी कि ये हर शाम में बाबा जी के वहां तक पहुंचते थे और गाय का दूध लेकर के जाते थे, क्योंकि बाबा जी का एक रूटीन था कि वो गाय का दूध पीते थे और ईश्वर की तपस्या करते थे। रोजाना वो तपस्या में लीन रहते थे। शाम में जब इस परिवार से कोई भी वहां पहुंचता था तो वो गाय का दूध वहां ले लेते। उसके बाद में गाय का दूध पीने के बाद फिर से तपस्या में बैठ जाते। वो जो सन्यासी थे, वो जो बाबा जी थे, वो एक बात की सिद्धि चाहते थे। वो एक बात को सिद्ध करना चाहते थे। उसके लिए लगातार तप कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वो एक बार पानी पर चले। पानी पर चलने की सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए लगातार उनकी तपस्या चली जा रही थी। बरसों से वो तपस्या कर रहे थे। मॉनसून का वक्त आया। ये जो परिवार था, इसमें जो पिताजी थे, उनको शहर जाना पड़ा किसी काम से। तो घर पर माताजी थी और बिटिया थी। अब माताजी ने बिटिया से कहा कि बेटा, आज शाम में आपको वहां पर गाय का दूध लेकर के जाना है बाबा जी के लिए। वो केतली में दूध लेकर के बिटिया जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक से बादल आ गए। तो माताजी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, एक काम करना, आज बाबा जी को कह देना कि बाबा जी, लग रहा है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर के नहीं आ पाऊंगी। ये छोटा सा मैसेज बाबा जी को दे देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बिटिया चली अपने घर से, नदी पार करके पहुंची जहां बाबा जी तपस्या क्या करते थे, उनके आश्रम में। वहां जाकर के उसने दूध की केतली रखी। उसके बाद में बाबा जी को प्रणाम किया और बोली कि माता जी का आज का ये आदेश है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं आपके लिए कल गाय का दूध नहीं लेकर के आ पाऊंगी। पापा जी भी शहर गए हुए। तो जो सन्यासी थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी नदी आ जाए, तुम पानी पर चल करके उस पार से इस पार आ जाओगी। लड़की चौंक गई। उसने कहा कि बाबा जी सच में? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, ये मंत्र तुम मुझसे लेकर के जाओ, अगर बारिश हो जाए, अगर नदी में पानी भर जाए, तब भी तुम पानी पर चल करके आ जाना और गाय का दूध लेकर के आ जाना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई भंग नहीं पड़ना चाहिए। लड़की आई, वापस आकर के उसने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, बाबा जी कह रहे हैं। अगली शाम में घनघोर बारिश हो रही थी। नदी में पानी आ चुका था। बाढ़ जैसा सीन हो चुका था। तो वो जो लड़की की माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा आज मत जाओ। तो लड़की ने कहा कि नहीं मम्मी, उन्होंने मंत्र दिया, उस पर मुझे विश्वास है और मैं वो नदी पार कर लूंगी, आप घबराओ मत। इतने बड़े बाबा जी हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने दिनों से हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा ना उनका मंत्र विफल होगा। तो मम्मी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, लड़की जाना चाह रही है। लड़की गाय की दूध का जो केतली थी उसको लेकर के चली अपने घर से, और वो केतली उसके हाथ में थी। वो नदी के वहां पहुंची। अब इस पार से उस पार जाना था। नदी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ रही थी। लड़की ने वो मंत्र याद किया और मंत्र जपते 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 नदी पार कर गई। नदी पार करने के बाद वो जो बाबा जी का आश्रम था वहां पहुंची और वहां जाकर के वो गाय की दूध की जो केतली थी वहां पर रख दी। बाबा जी देखते रह गए। बाबा जी सुन्न हो गए। एकदम उनको लगा कि ये क्या हो गया। वो चमत्कार को नमस्कार करने लगे। उनको लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो जिस चीज की तपस्या सालों से करते आ रहे थे वो आज सिद्ध हो गई। उनकी वजह से, उनके दिए हुए मंत्र की वजह से एक लड़की नदी पार करके पानी पर चलते हुए आ गई। बाबा जी बड़े खुश हुए। उस लड़की को बोला कि धन्यवाद बेटा। लड़की वापस पानी पर चलते हुए मंत्र जपते जपते वापस नदी पार करके आ गई। बाबा जी ये सब देख रहे थे। अब बाबा जी मन ही मन खुश होने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। उनको लगा कि बस अब तो कमाल हो गया है। बाबा जी ने अब सोचा कि क्यों ना मैं खुद चल करके देखूं। बाबा जी नदी पर जो पानी था उस पर चलने के लिए आए। नदी के इस पार से उस पार निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी डूब गए, लेकिन वो जो लड़की थी वो पानी पर चल करके उस पार चली गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर खुद विश्वास नहीं हो रहा था और उस लड़की को उस मंत्र पर विश्वास था। विश्वास था कि वो नदी पार करके बाबा जी तक दूध पहुंचा देगी। छोटी सी कहानी, विश्वास की कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जितने सारे गरीब लोग जो बाद में अमीर बने, उनको विश्वास था कि वो चेंज कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स को विश्वास था कि प्लेन एक दिन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि जमाना तो आप में बुराई, कमी निकालता रहेगा। जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप चेंज नहीं ला सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिए, अपनों का प्यार रखिए और हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हौसले के तरकश में वो कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी आपको सिखाएगी कि किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, गोल हो, टारगेट हो, किसी भी काम में आप अपना कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये कहानी एक फकीर बाबा की है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी बात को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से समझाते थे, और जिसको समझाते थे उसको बात हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती थी। उनके बारे में बात धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, वो पॉपुलर होने लगे, उनकी ये ख्याति बढ़ने लगी, और ये बात बढ़ते बढ़ते उस राज्य के राजा तक पहुंची। तो राजा को लगा कि इतने महान बाबा हैं जिनके बारे में इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो क्यों ना जाकर के उनसे मुलाकात की जाए। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और बोला कि सारी सेना को तैयार कर दो, ढोल नगाड़ों के साथ में शानदार तरीके से हम जाएंगे, बाबा जी का सम्मान करेंगे और थोड़ा सा ज्ञान उनसे लेकर के वापस आएंगे। महामंत्री ने कहा ठीक है, आप जो करेंगे हो जाएगा। एक दिन डिसाइड किया गया। उस दिन सारी सेना के साथ में, लाव लश्कर के साथ में राजा साहब निकल गए और पहुंचे उन फकीर बाबा के आश्रम के बाहर। वहां जाकर के देखते हैं कि उस दरवाजे से ही वो फकीर बाबा दिख रहे थे। वो अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहे थे। तो राजा को लगा कि कैसा बाबा है, मतलब इतना महान बन चुका है लेकिन गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, अपने शिष्यों से ये काम करवा लेता। फिर उसने उस बात को इग्नोर किया और अपने महामंत्री को बुला करके बोला कि कुछ सैनिक भेजो और जाकर के बाबा जी को बताओ कि हमारे इस राज्य के राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो फकीर मतलब खुशी से पागल हो जाएगा, झूमने लगेगा कि राजा मुझसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैनिक गए, जाकर के बोले कि राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन बाबा जी के कानों में कोई असर ही नहीं पड़ा, जू ही नहीं रहेगी, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सैनिक वापस आया, आकर के बताया मंत्री को कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मंत्री ने आकर के राजा को बताया। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा को लगा कि मेरा अपमान हो गया, मतलब मेरी सेना के सामने बाबा मेरा अपमान कर रहा है। मैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए आया था, मुझे अपमान मिल रहा है। राजा अब इंतजार करने लगा कि बाबा फ्री हो तो एक बार मिलकर के तो जाएं, इतनी दूर तक आ चुके हैं। लेकिन बाबा जी अपना काम किए जा रहे थे, गड्ढा खोदे जा रहे थे। अब राजा ये सब देख रहा था, उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने बोला कि ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, क्या पता शोर मचेगा तो इस बाबा को थोड़ा अकल आएगी। उसे लग रहा था कि बाबा फकीर वकीर नहीं है, पागल आदमी है। कुछ देर के बाद में ढोल नगाड़े भी शांत हो गए और थोड़ी देर के बाद में वो बाबा जी अपना काम खत्म करके खुद से आ गए राजा से मिलने के लिए। और आकर के नमस्कार किया और बोले कि राजन आपका स्वागत है हमारे आश्रम में, आइए आपको शीतल जल पिलाते हैं। तो राजा भड़क गया। राजा ने बोला कि क्या पानी वानी की बात कर रहे हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे इंतजार करवा रहे हो, मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था, ज्ञान व्यान तो छोड़ो, आपने मेरा अपमान कर दिया। और मतलब इतना छोटा सा काम आप कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। तो फकीर बाबा जो थे उन्होंने कहा कि बेटा कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, ये तो ऊपर वाला जाने, मैं तो हर काम को बहुत बड़ा मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और रही बात ज्ञान की, तो वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। तो अब राजा के मन में एक जिज्ञासा जागी कि ये ज्ञान कहाँ दिया, अभी तो बात ही नहीं हुई, अब तो हमारी बात शुरू हुई है और बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान पहले ही दे चुका हूँ, तो इन्होंने किस तरीके से मुझे ज्ञान दिया। वो जानने के लिए उस राजा के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। तो थोड़ा सा ठंडा हुआ, उसने सोचा कि थोड़ा शांत होकर के पूछूंगा तो शायद बाबा जी बताएंगे। तो उसने पूछा कि बाबा जी समझ में नहीं आया, मतलब आप गड्ढा खोद रहे थे, आपसे मेरी बात नहीं हुई, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आश्रम के बाहर खड़ा था, और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया, कैसा ज्ञान आपने मुझे दिया। तो फकीर बाबा ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिएगा। फकीर बाबा ने कहा कि बेटा जब मैं गड्ढा खोद रहा था, ऐसा तुम्हें लग रहा था कि मैं गड्ढा खोद रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं गड्ढा नहीं खोद रहा था, बल्कि गड्ढा खोदने की जो क्रिया है वो बन चुका था। मैं वहां पर काम करने वाला नहीं था, वो खुद में जो क्रिया थी अपने आप होती चली जा रही थी। मैं इतना तल्लीन हो चुका था कि मुझे तुम्हारे किसी भी सैनिक की आवाज नहीं, किसी ढोल नगाड़े की आवाज नहीं, बस अपना काम किए जा रहा था। वो गड्ढा अपने आप खुदता चला जा रहा था, मैं अपने आप काम किए करता जा रहा था। और जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही काम पूरा हुआ तो मुझे तुम नजर में आए, तुम्हारा ध्यान आया और तुमसे मिलने के लिए आया। उस दिन उन फकीर बाबा ने उस राजा को बहुत बड़ी बात सिखाई कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। कई सारे लोग कई सारे टारगेट्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और सोचते हैं कि हम टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप वो काम करने वाले होते हो लेकिन उस काम को ढंग से कर नहीं रहे होते हो। आप काम करने वाले तो होते हो लेकिन वो क्रिया नहीं हो रही होती, आपका कंसंट्रेशन वहां पर नहीं होता है। जो भी आप टारगेट बना रहे हैं लाइफ में, जो भी आप करना चाह रहे हैं, पूरे मन के साथ कीजिए, पैशन के साथ कीजिए, वो चीज आपके पास अपने आप चली आएगी। और रही बात उस काम को करने की, तो बस काम करने से पहले ये सोचिएगा कि क्या आपको उस काम में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आरजे कार्तिक आपसे बस यही रहेगा कि अपने पसंद का काम कीजिए, अपने पसंद से टारगेट बनाइए और फिर उसे अचीव करने के लिए पूरे पैशन के साथ में लग जाइए। वही कंसंट्रेशन लेकर के आइए जो फकीर बाबा उस गड्ढे को खोदने में लेकर के आए थे। आप काम करने वाले नहीं रहेंगे, आप क्रिया बन जाएंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर से कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। हिंदुस्तान में लॉकडाउन जब हुआ
तब कई सारे छोटे छोटे किस्से हुए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप था। ये कहानी एक ऐसे कैब ड्राइवर की जिसकी लाइफ में सब कुछ खत्म होने को आया था। उसकी कैब बंद हो गई थी, वो घर पर बैठा हुआ था, गांव में था और समझ नहीं पा रहा था कि जिस इकलौते साधन से उसके घर में पैसा आ रहा था वो भी रुका हुआ है। उसके पास में जो पैसे थे, बचत थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गरीबी के दिन बढ़ते चले जा रहे थे। उसको राशन की जरूरत थी लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो पता नहीं कितने लोगों को कॉल कर चुका था लेकिन सामने से ना में जवाब आता था। एक दिन अचानक से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको कैश भेजना चाह रहा हूं, आपकी मदद करना चाह रहा हूं। ये उससे पूछना चाहता है कि आप कौन है, कहां से बात करने से पहले कॉल कट जाता है। ये फिर से कॉल करता है तो सामने वाला कहता है पहले अकाउंट नंबर तो भेजिए। ये भरोसा करके अकाउंट नंबर भेजता है और वाकई में थोड़ी देर के बाद में इसके पास में कैश आ जाता है। ये बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि आपने बचा लिया, आज तो वाकई में चमत्कार हो गया। ये वापस उस नंबर पर कॉल करता है, पूछता है कि आप कौन है, क्यों मेरी मदद की। तो सामने वाले व्यक्ति कहता है कि शायद आप भूल गए, आज से 4 महीने पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। मैं घर से मैंने कैब बुक की, मैं स्टेशन पहुंचा, आपका पेमेंट किया, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां जाकर के पॉकेट चेक की तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मेरी जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं फटाफट से वहां से भागा। बाहर आकर के मैं स्टेशन पर कैब ढूंढने लगा लेकिन मुझे आपकी कैब नहीं दिखाई दी। बड़ी सारी कैब्स खड़ी थी। मैं जाकर के बार बार ड्राइवर का चेहरा देख रहा था कि यार वो बंदा कौन था जिसके साथ आया था, वो चेहरा मैं देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था यार कहाँ गया बंदा। अपने आप अंदर से बहुत सारी गालियां आने लगी, बदतमीज, पता नहीं क्या क्या मैं बोलने लगा आपको। और मुझे लग रहा था यार ये कैब ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, सामान दिखा और लेकर के चल दिए, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मेरा फोन बंद कर दिया होगा, ये हो गया हो गया। 50 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो तो मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने दिल्ली जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि ये दिन ही अशुभ है, मतलब आज के दिन सुबह सुबह फोन गायब हो गया, चोरी हो गया, क्या इंटरव्यू होगा और क्या जॉब में मेरी, मतलब क्या जॉब मिलेगी मुझे, क्या सिलेक्शन होगा। मेरे पास कैश पड़ा था, मैं ऑटो करके वापस घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो देखता हूं कि वहां पर एक कैब खड़ी थी। वो कैब देख करके मेरा दिमाग ठनका, मैं फिर से गाली देने लगा। मैंने बोला ये कैब वाले ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है। मुझे लगा कि अड़ोसी पड़ोसी ने, शायद किसी ने कैब बुक की होगी। आप कैब से निकल करके आए और आपने मेरा फोन मुझे लौटा दिया। वो फोन हजारों का था लेकिन उस दिन मुझे करोड़ों की बात सीखने को मिली। आपने बोला कि भाई साहब मैं तो यहीं खड़ा हूं, आपके घर पर ताला लगाए, मैं इंतजार कर रहा था आधे घंटे से कि कोई आ जाए तो उसको फोन दे दो। इस फोन में भी लॉक लगा था तो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा हूं। काफी देर से वेट कर रहा था कि इस फोन पर किसी का फोन आ जाए तो उससे बात कर लूं, लेकिन इस पर किसी का कॉल नहीं आया। मैं तो बस वेट कर रहा था और आप दिख गए तो आपको फोन दे दिया। मैंने आपसे कहा कि मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने भी इस नंबर पर कॉल नहीं किया। अगर मैं कॉल ही कर लेता तो शायद आपसे बात हो जाती, लेकिन मैं आपको गाली देने में इतना बिजी था कि मैं बस गाली देते हुए, आई एम सो सॉरी। उस दिन जब आपने मेरा फोन मुझे वापस लौटाया तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है, और मुझे सीखने को मिला कि किसी को भी जज करना बंद कीजिए। मैं आपको जज कर रहा था, पता नहीं उल्टा समझ रहा था, सोच रहा था कि बहुत ही बेकार आदमी है, मेरा फोन लेकर के भाग गया, लेकिन आप तो मेरा फोन लौटाने के लिए आए थे और आप तो इंतजार कर रहे थे कि उस पर किसी का कॉल आ जाए ताकि आप फोन लौटा सकें। ये बात उसने खत्म की और उसने बोला कि मैं बस इसीलिए आपकी मदद करना चाह रहा था। लॉकडाउन में मुझे आपकी याद आ गई, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था, मुझे लगा कि शायद आपको कैश की ज़रूरत होगी, शायद आपको पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए कुछ कैश जितना मैं भेज सकता था मैंने आप तक पहुंचाया, आपकी मदद की है। उसने अपनी बात खत्म की और इस तरफ जो कैब ड्राइवर था उसने कहा कि आपने जो कैश मुझे भेजा है, जो मेरी मदद की है, इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती है। और आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात दुनिया में सिखाई है कि अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। आपको पता नहीं मैं किस हाल में जी रहा हूँ, मेरे पास में राशन नहीं है, घर में पैसा नहीं है, मैं रोजाना भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी कोई मदद कर दे। मैं इतने लोगों को कॉल करता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। आज आपने मदद की और मुझे सिखा दिया कि अच्छा काम करूंगा तो अच्छा फल जरूर आएगा। छोटी सी कहानी काफी कुछ सिखाती है। हिंदुस्तान में ऐसे लॉकडाउन में कई किस्से हुए हैं जिसने हम लोगों को एक बात सिखाई है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखना, अच्छा काम करेंगे अपने आप आपके साथ अच्छा होगा, यकीन मान के चलिए। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मार कर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि रोजाना मंदिर जाती थी, उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, किसी शादी में चली जाएं, जहां कहीं रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे।
वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां रोजाना जाती थी, ऑब्जर्व करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो उन्होंने देखा कि काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई, जाकर के बोली कि पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर के देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर नाटक चल रहा है। पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं है, वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि हम मंदिर आ गए। कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहां पर गपशप चल रही होती है। यहां पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपनी शिकायत जो थी की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद में बोले कि एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा, आपको बस 2 काम करने हैं। बोले कि हाँ बताइए क्या काम करने हैं? महिला ने पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम तो ये कि पैदल पैदल आप कल मंदिर आइएगा, आपकी साधन से मत आइएगा, वाहन से। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी वानी ना गिर जाए। यहां मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा। महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आकर के 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, पूरा ध्यान था कि पानी वानी ना गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया, बोलेंगे अब बताइए क्या उसका समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है, क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहाँ आकर के नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा कि नहीं, मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें से पानी ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसीलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या समझाना चाह रहे थे। दुनिया में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द की। एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात लेकर के जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी। आरजे कार्तिक आज के इस वीडियो में, आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहता है, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल करके पैसा मंगाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था, उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद में जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहां ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लग गया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहां तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां से 12th पास आउट की थी, वहां के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। वो इन्विटेशन ये रिजेक्ट नहीं कर सका, इसको मानना ही था कि न्योता आया था, प्रिंसिपल साहब के यहाँ जाना था। तो मनीष पहुंचा शाम में, और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे, सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है बेटा, क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए,
उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, उसके बाद में वो बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस ला करके अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहां बुला रहा था, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहां बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है जिंदगी किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हों और आपको लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा पसंद है, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है, सो जस्ट कीप गोइंग। लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा कि अगर फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना सबसे कमाल और सबसे जरूरी बात है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो फेल हुए लेकिन उन्होंने वापसी की। तो कम बैक करने के लिए तैयार रहिए, डिप्रेशन को टाटा बाय बाय कहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन एक बड़े से ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें। वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि उनको जिंदगी में 3 गुरु मिले। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे, एक बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टअप शुरू किया था, तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया और उनकी एक लव लाइफ चल रही थी जहां लड़की चली गई। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में धोखा मिल गया। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। इतने उदास हो गए, इतने डिप्रेशन में आ गए कि घर बार छोड़ करके घर से बाहर निकल लिया। पता नहीं था कि बाबा बनूंगा, क्या करूंगा। तब उन्हें मिले 3 गुरु। पहला गुरु जो उन्हें मिला वो पहले ही दिन मिला। वो घर से निकल चुके थे, मालूम नहीं था कहाँ जाना है। पहुंचते पहुंचते एक छोटे शहर में पहुंचे, रात हो चली थी, दुकानें बंद थी, घर बंद हो चुके थे लोगों के। कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। तभी ने गली में एक व्यक्ति दिखा जो कि एक दीवार में छेद कर रहा था। ये उसके पास गया और जाकर के बोला कि भैया अगर आप मेरी मदद करें, मुझे बस रात रुकना है, एक रात गुजारनी है, अगर आप अपने घर में जगह दें। जैसे इन्होंने बोला तो वो बंदा बोला कि पागल है क्या, ये मेरा घर थोड़ा है, मैं तो खुद यहाँ दीवार में छेद कर रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ भाई, चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ मदद हो पाती। तो चोर को लगा कि सही बंदा है। चोर अपने साथ में ले गए। एक रात रुकने की बात हुई थी लेकिन चोर इतना अच्छा निकला, ये बताते हैं कि इन्होंने वहां 15 रातें गुजार दी। और ये बताते हैं कि जब भी रात में चोर चोरी करने के लिए जाता था तो इनको 2 बात बोल के जाता था कि भैया आराम से सोना और ऊपर वाले को याद करके प्रार्थना करके फिर सोना। जब चोरी करके वापस आता था तो ये पूछते थे कि आज कुछ बड़ा हाथ लगा, आज कुछ माल मिला, क्या हुआ। तो चोर कहता था कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। वो ये पॉजिटिविटी का मैसेज देता था। ये बताते हैं कि 15 दिन उस चोर के साथ रहे और उन 15 दिनों में इन्होंने एक ही बात सीखी कि लाइफ में एक चोर भी मुझे पॉजिटिविटी सिखा रहा था। चोर भी बता रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रखो। दूसरा गुरु जिन्हें मिला वो था एक कुत्ता। गर्मी के दिन थे, प्यास लग रही थी, रास्ता भटक गए थे, जंगल में थे, तो इन्हें एक जोरदार तरीके से भागता हुआ एक कुत्ता दिखा जो दौड़ता चला जा रहा था। इनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, उसके पीछे पीछे चले तो देखा कि वो कुत्ता दौड़ता हुआ नदी किनारे चला गया। इन्हें भी नदी मिल गई, प्यास बुझाने लगे। कुत्ता भी शायद प्यासा था, वो प्यास बुझाने के लिए बार बार नदी के पास जाता, वापस आता, पास जाता, वापस आता। इन्होंने सोचा कि मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, कुत्ते के साथ क्या चक्कर है। तो इन्हें समझ में आया कि कुत्ता जो था वो नदी के पास जाता, अपनी परछाई देख करके डर जाता, वापस चला जाता, डर जाता, वापस चला जाता। फाइनली कुत्ते ने हिम्मत की और जाकर के सीधी छलांग लगा दी। कुत्ते ने जाकर के अपनी प्यास बुझा ली, वापस भी बाहर आ गया। लेकिन उस छोटी सी घटना ने इन्हें सिखाया कि लाइफ में अगर कहीं भी मुसीबत आ रही है तो एक जंप मारना जरूरी है, क्या पता उस जंप के नीचे से मुसीबत निकल जाए। तीसरा गुरु जो इन्हें मिला वो था एक छोटा सा बच्चा। एक छोटा बच्चा एक गाँव में मोमबत्ती लेकर जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी हंसी मजाक की जाए। उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा एक बात बताओ, ये जब मोमबत्ती तुमने जलाई होगी तो वो लाइट कहाँ से आई थी जिससे ये मोमबत्ती जली, वो उजाला कहाँ से आया था। तो बच्चे ने सोचा कि तो मेरे मजे ले रहे हैं। तो बच्चे ने अचानक से मोमबत्ती बुझा दी और उसके बाद बोला कि ये जो उजाला गया है कहाँ गया, बताओ ना, आप बताओ कहाँ गया उजाला। तो इन्हें उस दिन समझ में आया कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आपसे ज्यादा ज्ञान किसी और के पास हो।
ये बताते हैं कि उन 3 गुरुओं ने जो 3 सीख दी थी उससे इन्होंने लाइफ में वापसी की, वापस आकर के नया बिजनेस शुरू किया, बाद में शादी हो गई, अब बच्चे हैं, सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है। लेकिन लाइफ में बाउंस बैक करने के लिए बताते हैं कि उन 3 गुरुओं की बहुत जरूरत थी। वो 3 बातें आप भी ध्यान रखिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी। याद रखिए, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की, 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई, हाथ मुंह धोकर के वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा बेटा मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं, सिर्फ 4 मैंने बनाई है चपाती, उसमें से 1 तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है, चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, वहां गया, जाकर के शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है, बस उनसे पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, तुम्हें पहाड़ तुम्हें फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है आपके सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिए। मैदानी इलाका आ गया, वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि अब ये नदी कैसे पार करें। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठा करके मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। तो कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूं और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में, गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़ें और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई, ध्यान में आई, तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है, उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई, नजर में आई, वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहां तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन 3 के सवाल पूछने जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसी ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे, जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला, कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा मोती का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए
और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन आपका जो सवाल था उसको जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ही बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही इंसान दुनिया की हर बुराई को, हर कमी को देख पाता है, मगर खुद की बुराई या कमियों से कभी नहीं दिखती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बादशाह की जिन्हें अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से बड़ा प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। वो अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, सारा ध्यान, सारा खर्चा अपने डॉगी पर करता था। इतनी मोहब्बत उसे उस डॉगी से थी। कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या कहीं प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह पर अपने डॉगी को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था, नाव में सवार हुए। और जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ में कुछ सैनिक थे, उनके कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ पैसेंजर्स भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहां जाते थे वहीं पर वो डॉगी जाता था, तो डॉगी भी नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो डॉगी बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो जो हलचल होती है उसकी वजह से वो डॉगी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो असहज महसूस कर रहा था, इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था बार बार। तो जो बाकी पैसेंजर्स थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई डॉग के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि कहाँ मतलब बादशाह अपने साथ में लेकर के आ गए। अब उस डॉग के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई पैसेंजर पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ लें, लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे अरे वाह, हमारा डॉगी कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज उन्हें भी इरिटेट करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस डॉग के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाएं डॉग को, वो तो उनके दिल के करीब था। वो जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनमें एक फिलोसोफर बैठा हुआ था, एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस फिलोसोफर ने सोचा, हिम्मत की और जाकर के बादशाह के पास गया और बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना जो आपका प्यारा डॉगी, आपका प्यारा कुत्ता है, ये हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया अपने पैसेंजर्स के पास में, जो उसके साथी बैठे हुए थे, उनको जाकर के बोला, 2 लोगों को क्या हो, मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। वो जैसे ही समुद्र में कुत्ता गिरा वैसे ही उसकी जान पर बनाई। वो समझ नहीं पाया क्या करे। वो मतलब तड़पता हुआ, तैरता हुआ आकर के नाव को पकड़ लिया उसने। थोड़ी देर तक वो नाव को पकड़ करके नाव चलती रही, वो उसके साथ में रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था, फिलोसोफर जो था, उसने अपने साथियों से कहा कि भाई काम करते हैं, इसको वापस उठा करके नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को उठाया और नाव में बैठा दिया। वो जो शाही डॉग था, जो कि बादशाह का बड़ा प्यारा था, जो उछल कूद रहा था, वो चुपचाप से नाव में जाकर के कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, पैसेंजर्स को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह ने पूछा उस दार्शनिक से, फिलोसोफर से, कि क्या किया, जो इतना उछल कूद रहा था वो अचानक से पालतू बकरी बन गया है। तो फिलोसोफर ने कहा
कि बादशाह बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं आती है। जब खुद की जान पर बनाती है तो हम दूसरे की सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार 12 बार सोचिएगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों पर कुछ कहने से बचें, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को अच्छी करने की कोशिश करें। ये छोटी सी कहानी बस यही बात सिखाती है। और याद रखिए कि कमी देखनी है, बुराई देखनी है, तो सबसे पहले अपनी देखिए, उसे ठीक कीजिए, उसके बाद दुनिया के बारे में कुछ कहना शुरू कीजिए। आरजे कार्तिक जाते आते बस यही कहेगा जो हर बार कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार बड़े कमाल की बात कही है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार जहां पनाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल बताओ अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा कि महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं परेशान हो गया हूं, आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब वापस आऊंगा तो पक्के से बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद में सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जाकर के बोला कि किसी शानदार जूतियां बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने कहा कि कैसी बनानी, थोड़ा बताओ, नापो आप। तो बीरबल ने कहा नापो आप कुछ भी नहीं, 1 बित्ती चौड़ी बना दो, 2 बित्ती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बना दो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन उनमें हीरे जवाहरात जड़ने हैं तुम्हें और सोने चांदी के तारों से सिलाई करनी है। ऐसी जूतियां बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से सिर्फ वाह निकले। तो मोची ने कहा कि जनाब, बनवा किसके लिए रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो और बनने के बाद में तुम भूल जाना कि तुमने बनाई है, यही शर्त है। मोची ने कहा मंजूर है। 3 दिन के बाद में मोची ने जूतियां बना दी। बीरबल गए, पैसे दिए, जूतियां ले ली, उससे फिर से कह दिया कि किसी को बताना मत कि तुमने ये बनाई है। बीरबल ने क्या किया, एक जूती अपने घर पर ले जाकर के रख दी और दूसरी जूती जो थी उस जोड़े की, उसको ले जाकर के मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए तो उन्हें वो जूती दिखाई दी। हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, सोने चांदी के तारों से सिलाई हो रखी थी। मौलवी साहब को लगा कि ये जूती किसी आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती। उन्हें लगा कि ये जूती जरूर ऊपर वाले आए होंगे नीचे, ऊपर वाला आया होगा नीचे नमाज पढ़ने के लिए और उनकी जूती यहां पर छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उस जूती को उठाया, अपनी आंखों पर लगाया, माथे से चूमा, सर पर लगाया। उसके बाद में जितने लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे सबको बताया कि देखो भैया, ये जूती छूट गई है और मुझे तो लग रहा है कि आम आदमी की नहीं है, तो ऊपर वाले की है। लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, ये तो ऊपर वाले की है। हर किसी ने वही किया, सबने चूमा, माथे पर रख लिया। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक बात पहुंची। जहां पना अकबर ने कहा कि वो जूती हमें ला करके दिखाई जाए। जूती ले जाएगी, उन्हें दिखाई गई तो अकबर ने देखा तो बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किसी आम आदमी की जूती हो ही नहीं सकती, ये तो जरूर ऊपर वाले की जूती है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, वो आए होंगे तो उन्होंने नमाज पढ़ी होगी और उनकी जूती छूट गई होगी। उन्होंने भी वही किया, माथे से लगा लिया, आंखों से चूम लिया, सर पर रख लिया। उसके बाद में अकबर ने कहा कि एक काम करो, ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जा करके अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर रखो और पूजा करो। इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है, यही आपको करना है। अकबर का आदेश था, माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल की खत्म हो गई। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। तो अकबर ने पूछा कि क्या हो गया, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल ने कहा कि क्या बताऊं जहां पना, हमारे परदादा की जूतियां थी, चोर आए, एक जूती ले गए, एक जूती छोड़ गए, अब हम परेशान चल रहे हैं। वो इतनी हमारे दिल के करीब थी कि हमने आज तक उनको बेचा नहीं था, बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा कि तुम्हारे पास वो जूती है। बीरबल ने कहा हाँ जी है, आपको दिखाता हूं। तो बीरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा वो जूती जो रखवाई है उसको मंगवाओ। वो जूती जहां रखवाई गई थी वहां से मंगवाई गई, जोड़ा जूतियों का बन गया, बीरबल को दिया गया। बीरबल ने कहा कि महाराज, यही अविद्या है। न आपको कुछ पता था, न उनको कुछ पता था, न जिसको मिली उसको कुछ पता था, सब बस भेड़ चाल में चले जा रहे थे। इसे ही अविद्या कहा गया है। इस दुनिया में ये बात हर किस्से पर, हर कहानी पर इंप्लीमेंट होती है। चाहे आप जो काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, घर में हो, किसी और की बात को मान करके उसे ही सच मान लेना कहां की समझदारी है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर आरजे कार्तिक कहेगा, इस दुनिया में अगर कुछ कमाल करना है तो अपना ओपिनियन बनाइए, अपना विचार रखिए, उसी को आगे बढ़ाइए। आपकी सोच ही आपको आगे ले जा सकती है, किसी और की सोच से आपका फायदा नहीं होगा। जिंदगी में बनना है तो भेड़ नहीं, सिंह बनो। आरजे कार्तिक फिर कहेगा, अपनी सोच के साथ, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। इस वक्त दुनिया जिस हालात में है, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। आज की कहानी हम सब के नाम है। इस वक्त जब हम अपने घर में हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने घर में रह करके कुछ कमाल कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें सक्सेस मिल जाए। तो आज की कहानी आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। ये कहानी है 1661 की। 1661 में आइजैक न्यूटन, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वो सोचते थे कि जो वो पढ़ाई कर रहे थे, जो सिलेबस पढ़ रहे थे, वो बड़ा आउटडेटेड था। वो सोचते थे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुछ नई रिसर्चेस आनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। 4 साल तक वो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुद भी कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्स्ट्रा करने के लिए। 1665 में दुनिया में ब्यूबोनिक नाम की महामारी फैल गई, पैंडेमिक फैल गया ब्यूबोनिक, और जिसकी वजह से जो आज हालात बने हैं वही हालात तब बनने लगे। सब कुछ बंद होने लगा, शटडाउन होने लगा, लॉकडाउन होने लगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी इंग्लैंड में बंद हो गई, बच्चों की छुट्टियां हो गई। आइजैक न्यूटन जो है अपने घर गए। वुल्सथॉर्प मैनर में जब वो पहुंचे अपने घर पर, तो वो जाकर के सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। जिस तरीके से हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, वैसे ही आइजैक न्यूटन सेल्फ आइसोलेशन में थे, अपने घर में थे। और घर में रह करके वो सोचने लगे उन सब बातों को जो वो कॉलेज में सोचा करते थे, जहां उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। यहाँ उनके पास में टाइम ही टाइम था। जब वो सेल्फ आइसोलेशन में थे तो एक दिन बगीचे में थे और तब उन्होंने देखा सेब को नीचे गिरते हुए, वो एप्पल नीचे गिरते हुए देखा। और तब आइजैक न्यूटन ने उस नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिविटी ला करके इस दुनिया को दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप सोच सकते हैं उस वक्त जब दुनिया भर में नकारात्मकता फैली हुई थी, आइजैक न्यूटन अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ रहे थे, कुछ नया सोच रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में कुछ कमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एनालाइज करें। आज की जो कहानी है, इसके माध्यम से 3-4 बातें और करना चाहता हूँ। ये पहली बात जो है, उन सारे लोगों के नाम हैं जो वर्कaholic हैं, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे अपने लिए कुछ नया करने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने का टाइम नहीं मिलता है। आप घर में रह करके कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ बड़ा ही बोर वाला है, कुछ नया इंटरेस्टिंग पढ़ने को नहीं मिलता है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है, आप अपने अपने घरों में रह करके कुछ नया सीख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये बात उन लोगों के लिए है जो सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे तो फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास में तो अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो अब आपके पास में टाइम आया है। अपनों के साथ रहिए, प्यार मोहब्बत में रहिए और इसी के साथ में कुछ नया सीखते रहिए। घर में कुकिंग सीख लीजिए, काफ़ी कुछ है जो आप वहाँ घर में रह करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो वक्त अब आ चुका है। आरजे कार्तिक आपसे ये कहेगा कि जब आप अपनों के साथ होते हैं, वो जो माहौल बनता है खुशनुमा सा, उससे जो पॉजिटिविटी आती है, अपने आप आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप कुछ नया करने के लिए तैयार रहेंगे। और चौथी बात, सबसे ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोभी बन चुके हैं। कोरोना वायरस फैला हुआ है, पैंडेमिक फैला हुआ है, ऐसे वक्त में भी दाम बढ़ा करके चीज़ें बेच रहे हैं। सैनिटाइज़र के दाम बढ़ा दिए, मास्क के दाम बढ़ा दिए। ये दाम बढ़ा करके आप अपनी आत्मा को कैसे सैनिटाइज करेंगे, ये तो सोचिएगा। जाते जाते एक आखिरी सच्चा किस्सा है रतलाम का। रतलाम के एक डॉक्टर साहब हैं, चाइना में पोस्टेड हैं। जब ये कोरोना फैला तो उनकी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट की, बोला कि बेटा घर आ जाओ बहू को लेकर के, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि माँ इस वक्त चाइना में, यहाँ वुहान में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वुहान गए, क्वारंटाइन वार्ड में पोस्टेड हैं, वहाँ पर लगातार मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं वो और उनकी वाइफ। और जब भी कभी बात होती है माँ से यहाँ रतलाम में, इंडिया में, तो उनको वीडियो कॉल पर दिखाते हैं कि माँ देखो पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, पेशेंट्स के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। वो बताते हैं कि माँ आज मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। नाम है उनका डॉक्टर रमेश, उनको भी मेरा सलाम है। इन सभी रियल लाइफ हीरोज़ को हमारा सलाम है, प्रणाम है। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये वक्त है एक दूसरे का साथ निभाने का, कुछ नया सीखने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं गमले में उगे हुए लोग।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसका बड़ा सपना था कि उसे जॉब मिले, वो कंपनी में जाकर के काम करे, प्रमोशन पाए, लाइफ बदल दे। जैसे उसकी जॉब लगी, घर वाले बड़े खुश थे कि अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। हमारा बच्चा जब जॉब पा चुका है तो अब धीरे धीरे इसका प्रमोशन होगा, ये जिंदगी में आगे बढ़ेगा, इसके साथ हम भी बढ़ेंगे। बहुत सारे सपने थे। इस बंदे ने जॉब शुरू की और कब वो जॉब इसकी रूटीन जॉब में बदल गई, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है वापस आता है। वो रूटीन इसका जॉब हो गया था। इसके पास में कुछ सपना था ही नहीं। वो सपने खत्म होने लगे थे, वो पैशन खत्म होने लगा था। धीरे 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 ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था। प्रमोशन कहाँ से मिलेगा? 5 साल इस बंदे को एक ही जॉब करते हुए हो गया। ना प्रमोशन हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। 5 साल के बाद में इस बंदे की लाइफ में यू टर्न आ गया। इतना बीमार रहने लगा कि डॉक्टर्स के चक्कर खत्म नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर के पास जाता, एक बीमारी ठीक होती, दूसरी बीमारी हो जाती, दूसरे डॉक्टर के पास जाता। वो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता जा रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या गया है। तो एक दिन इनके घर पर एक रिश्तेदार आए। उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक बाबा जी हैं, उनका प्रवचन होता है, वहां जाओ, उनसे मिलो, उनको जाकर के अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कि वो तुम्हें सोल्यूशन दे दें। तो इसने सोचा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ये ट्राई करके देखते हैं। ये पहुंचा पंडाल में, बाबा जी का प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। इसने जाकर के उनको अपनी समस्या बताई कि बाबा जी, मेरे पास में एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा बीमार रह रहा हूँ। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि चक्कर क्या है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल का खर्चा हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। तो बाबा जी ने उससे सवाल किया कि बेटा आपकी सैलरी क्या है? तो उस बंदे ने बताया कि उसको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती थी। बोले 20,000 रुपये पर महीना मैं कमाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, अगले महीने से 18,000 रुपये पर मंथ कमाना शुरू कर दो, 2,000 रुपये वहां कंपनी से कम लेना शुरू कर दो, बस इतना सा काम करो। तो उसने कहा कि बाबा जी, तनख्वाह कम लेने का और ठीक हो जाने का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा कि अब सवाल तुम्हें मुझसे पूछने हैं या मेरी बात माननी है, तुम पर डिपेंड करता है। तो इस बंदे ने सोचा कि ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। कि गया, कंपनी वालों को बताया कि मुझे तो 18,000 रुपये की तनख्वाह चाहिए। वो लोग भी सोच रहे थे अजीब पागल है, क्या बात कर रहा है। 18,000 रुपये महीने की तनख्वाह उसने अगले महीने ली और उस अगले महीने में उससे अपने अंदर सुधार महसूस होने लगा। उसकी बीमारी थोड़ी कम होने लगी। उससे लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है काम कर रहा है। उसके अगले महीने उसने 18,000 रुपये महीने की तनख्वाह ली, फिर उसकी बीमारी कम हो गई। 3-4 महीने तक वो ऐसा करता रहा और 4 महीने के बाद में फाइनली वो बीमार होना बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसे लगा कि उसकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है। अब उसके दिमाग में वो सवाल घूम रहा था कि तनख्वाह कम करने से मेरे ठीक होने में क्या संबंध है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि एक बार फिर से बाबा जी के पास चलते हैं, जाकर के वहीं पूछते हैं कि क्या बात है, मैं एकदम ठीक कैसे हो गया तनख्वाह कम लेने से। वो पहुंचा पंडाल में, प्रवचन खत्म हुआ। 1-on-1 जब सेशन होता है तो जाकर के उसने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी एक बात बताइए, 18,000 पर मंथ की सैलरी लेने लग गया, 20,000 से कम करके, ये 2,000 रुपये जो कम हुए, मैं ठीक कैसे हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बड़ा सिंपल सा है, 20,000 रुपए तुम कमा रहे थे और काम तुम 18,000 का कर रहे थे। जो 2,000 रुपए पर मंथ तुम कमा रहे थे एक्स्ट्रा, वो कहाँ जाएगा? वो फालतू का पैसा जो तुमने लिया वो बीमारी में जाएगा, वो दवाइयों में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। बस यही था। अब तुमने पैसे कम कर दिए, तुम ठीक रहने लग गए। ये कहानी हम पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी लाइफ में काम थोड़ा सा कर रहे हैं और तनख्वाह बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो वो जो फालतू का पैसा है वो हमारा ऐसी जगहों पर जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि ये खर्चा हुआ क्यों। कुछ भी खर्चा आपकी लाइफ में अचानक से ऐड हो सकता है, तब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में अगर आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि वो जो फालतू पैसा आपने कमाया था, वो फालतू पैसा फालतू जगहों पर चला गया। लाइफ में वही कमाइए, मेहनत का कमाइए जितना आप बचा सकें। जिंदगी में मेहनत की कमाई हमेशा साथ देती है, और जो मेहनत के बिना कमाई होती है, जो फालतू का पैसा होता है, चाहे वो रिश्वत का पैसा हो, किसी और चीज का पैसा हो, वो कभी फलता फूलता नहीं है। लाइफ में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा पैशन ही मुझे हर सवेरे जगा देता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की। एक बुजुर्ग कपल जो इंडिया में रहता था, एक सिटी में, आउटस्कर्ट्स में, जहां नई नई कॉलोनीज डेवलप होती हैं। मुश्किल से 4-5 मकान इनकी कॉलोनी में थे। हमेशा इन्हें सिक्योरिटी का डर था। इनका बेटा इन्हें छोड़ करके फॉरेन में सेटल हो चुका था अपनी वाइफ के साथ में, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो इंडिया में सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग कपल जिस कॉलोनी में रहते थे, वहां इन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन फिर भी रूटीन था, हर सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए सनराइज होने के बाद में निकल जाते थे। दोनों पति पत्नी घूम करके घर आते थे, चाय पीते थे, अपना रूटीन फॉलो करते थे। एक दिन ऐसे निकले हुए थे घूमने के लिए, तो इन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उसकी साइकिल पर पीछे फावड़ा बंधा हुआ था। इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई। दूसरे दिन फिर से उसी टाइम पर वो लड़का दिखा, तीसरे दिन फिर से दिखा, चौथे दिन दिखा।
तो 5वें दिन जो आंटी जी थी उन्होंने अंकल जी से पूछ ही लिया कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना हम पता करें, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो करने नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब है, छोड़ो ना। लेकिन वाइफ की डिमांड थी, वो बोल रही थी कि हमें चेक करना चाहिए, हो सकता है हमारी कॉलोनी में कुछ गड़बड़ हो रही हो। तो टाल नहीं सके। अगले दिन अंकल जी ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में चलेंगे और इस साइकिल वाले का पीछा करेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। तो अगले दिन फिर से ये साइकिल वाला आया, फावड़ा पीछे बंधा हुआ था, तेज से लड़का निकला, उसके पीछे पीछे अंकल जी आंटी जी जाने लगे। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि उसने साइकिल खड़ी कर दी है। एक बड़े से पेड़ के पास में खाली सी जमीन थी जिसे वो लड़का खोदने लग गया। ये दोनों कुछ देर देखते रहे कि कर क्या रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था, खोदे जा रहा था, खोदे जा रहा था। फाइनली इन्होंने हिम्मत करके उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी मैं आपको रोज देखता हूँ, आप दोनों घूमने के लिए निकलते हैं, आपको मुझसे घबराने की, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, और यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है? तो उस लड़के ने कहा कि बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। मेरे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं रोजाना फावड़ा लेकर के आता हूँ, जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही वहां नौकरी पर काम शुरू हो उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद में ये जो बुजुर्ग कपल थे उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि बहुत बढ़िया बात है, प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सचिन तेंदुलकर, उनका वीडियो आपने देखा होगा, बारिश हो रही थी, मिट्टी पानी भरा हुआ था, मिट्टी में गेंद डाल करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी बारिश के दिनों में भी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे। उनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इतनी बड़ी सक्सेस है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस ने ही उन्हें सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान बनाया। लाइफ में आप भी याद रखिए, लाइफ का सिर्फ एक मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पत्नी जब खुद के मां बनने का समाचार सुनाए और वो समाचार सुनकर खुशी के आंसू टप टप गिरने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। जब नर्स कपड़ों में लिपटा हुआ कुछ पाउंड का जीव हाथों में सौंपे और उस जीव के हाथों में आते ही जिम्मेदारी के प्रचंड बोझ का एहसास होने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। रात रात भर जागकर पत्नी को यह कहना कि आप सो जाओ, मैं बच्चे को आराम से सुला दूंगा, तब आदमी पुरुष से पिता बनने लगता है। जिसे देख करके लगता हो कि ये तो कुंभकर्ण है, दिन में 9-9 बजे जगता होगा, वो व्यक्ति रात में बार बार जगे और बच्चे को देखे कि कहीं उससे चोट तो नहीं आ गई, कहीं हाथ पैर तो नहीं लग गए, बच्चा जग तो नहीं गया, आराम से सो रहा है कि नहीं, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। दोस्तों के साथ पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, ऑफिस वालों के साथ हैंग आउट करना, जब बोर लगने लगे और पैर अपने आप घर की तरफ दौड़ते चले जाएं, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। हमने तो कभी लाइन में खड़ा होना नहीं सीखा, ये बोल करके ब्लैक में टिकट लेने वाला जब बच्चे के स्कूल के एडमिशन फॉर्म को लेने के लिए सुबह 8 बजे से ईमानदारी के साथ लाइन में खड़ा हो जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। असलियत में एक थप्पड़ से सामने वाले को गिरा देने वाला जब घर में बच्चे से फाइटिंग में झूठ मूठ की एक्टिंग करने लगे, मार खाने की एक्टिंग करने लगे, नीचे गिर जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद ने भले ही कम पढ़ाई की हो, अनपढ़ हो, लेकिन घर आकर के बच्चे का होमवर्क देखना, उसे पढ़ाई के लिए बार बार कहना, इतनी सीरियसनेस लेकर के आ जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद अपने कल की मेहनत पर ऐश करने वाला जब चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगे, बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। ऑफिस में बॉस कईयों को ऑर्डर देने वाला, इंस्ट्रक्शंस देने वाला जब घर आकर के बच्चे के इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद के प्रमोशन से ज्यादा बच्चे के स्कूल के रिजल्ट के बारे में चिंता करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद के बर्थडे के एक्साइटमेंट बिल्कुल ना रहे और बच्चे के बर्थडे की पार्टी के बारे में दिन भर सोचता रहे, मग्न हो जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। हमेशा अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने वाला जब बच्चे की साइकिल के पीछे वाली सीट को पकड़ करके भागने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। आपका जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया है। दिस इज जनरेशन गैप। अपने पापा को ये बात बोलने वाला जब अपने बच्चे से ये बात सुनने लगे और मन ही मन पापा से माफी मांगने लगे,
तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। लड़का बाहर चला जाएगा, लड़की ससुराल चली जाएगी, ये बात जानते हुए भी जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। बच्चों को बड़ा करते करते कब बुढ़ापा आ गया, इस बात का ध्यान ही ना रहे, और जब ध्यान आए तब इसका कोई मतलब ना रहे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। दुनिया के सभी पिताजी को मेरा प्रणाम, हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को बहुत सारा प्यार। आपके बच्चों ने कभी कहा हो या ना कहा हो, वो सब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गईं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने मुझे भेजी है वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, और उन्होंने बताया कि एक बार गर्मी की दोपहरियों में वो अपने मेडिकल स्टोर पर थे। उनका नौकर दवाइयाँ निकाल करके फटाफट दे रहा था। उनके मेडिकल स्टोर पर उस दिन बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे कस्टमर्स आए हुए थे। ये फटाफट बिलिंग कर रहे थे, कस्टमर्स तक दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। इनका जो रेगुलर काम था ये चल रहा था। तभी ने उन कस्टमर्स की भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया, जो इनके मेडिकल स्टोर के सामने जो सड़क थी उसके पार एक पेड़ था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। वो एक बुजुर्ग महिला का चेहरा था, जो ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर कि जैसे वो इनसे कुछ कहना चाह रही हैं। इन्हें उन कस्टमर्स की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ अब वही चेहरा दिख रहा था। इन्हें लग रहा था कि वो इनसे कुछ अपनी कहानी कहना चाह रही हैं, कुछ बात करना चाह रही हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं। अब इन भाई साहब को लगा कि फटाफट से जाकर के उन महिला से बात करनी है, उन अम्मा से बात करनी है। इन्होंने फटाफट नौकर की मदद करना शुरू किया। फटाफट से दवाइयाँ निकालते गए, बिल बनाते गए, कस्टमर्स को कम करते गए, उन तक दवाइयाँ पहुँचाते गए। भीड़ कम होने लगी धीरे धीरे धीरे। 2-4 कस्टमर बचे थे। इन्होंने अपने नौकर से कहा कि बेटा अब तुम देख लो, 5 मिनट में वापस आता हूँ। ये मेडिकल स्टोर से बाहर निकले, सड़क पार करके उस पेड़ तक पहुंचे जिसकी छांव में वो अम्मा जी खड़ी थी। उन्हें जाकर के प्रणाम किया और कहा कि माता जी प्रणाम, क्या बात हो गई है? ऐसा लग रहा था मुझे वहाँ दुकान में जब था कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रही हैं। आप दुकान तक भी नहीं आ रही थी, आपके पास पैसे नहीं है, मैं आप तक दवाई पहुँचा दूँ, बताइए किस तरीके से मदद करूँ। तो वो जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटा पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे लोग थे। मुझे लगा कि जब कोई नहीं रहेगा तब चली जाऊँगी। उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी दवाई चाहिए आपको जो आप उनके सामने नहीं ले पा रही थी? आप आ जाती, आप बता देती, मैं आप तक दवाई पहुंचा देता। आप परेशान क्यों हैं, इस तरफ क्यों खड़ी हैं? तो जो अम्मा थी उन्होंने बताया कि बेटा मैं क्या बताऊं, कल शाम में मेरे बच्चों का कॉल आया। मेरे बच्चे ना बड़े शहर में रहते हैं और मुझसे मिलने के लिए हर बार गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बोला कि मम्मी इस बार मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं, और मैं इन सबको लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बार बार नहीं आएंगी। तो वेकेशंस में हम पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं और आपसे मिलने के लिए इस बार गर्मी की छुट्टी में नहीं आ पाएंगे। वी आर सॉरी, हम अगली बार पक्का आएंगे। और ऐसा बोल करके मेरे बच्चे ने कॉल कट कर दिया। और जब ये बोल रही थी वो माता जी, तो उनकी आंख से आंसू टप 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 गिर रहे थे। ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें। तभी वो माता जी अचानक से संभली और बोली कि बेटा मुझे याद आ गया कौन सी दवाई चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि बताइए बताइए कौन सी दवाई चाहिए, मैं फटाफट से लेके आता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। तो अम्मा ने बोला कि बेटा क्या आपके मेडिकल स्टोर पर बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोल करके वो अम्मा जी वहां से चुपचाप चली गई। ये भाई साहब सुन्न हो गए। ये चुपचाप अपने मेडिकल स्टोर में आ गए और सोचने लगे कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि पेरेंट्स को बच्चों को भूलने की दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अपने माता पिता की कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे फिल करें, कैसे उस कमी को पूरा करें। क्योंकि माता पिता का प्यार ऐसा प्यार होता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, माता पिता के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी को शांति से जीने के 2 तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था। ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वो वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आकर के बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कभी दोस्तों को कॉल आते थे, कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे, गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये बंदा अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। इसका बच्चा इसके पास में और आकर के बोला कि पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए।
तो इसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट करके भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि यार जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे कमरे में पहुंचा तो जाकर के देखता है कि बच्चा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की जो कॉपी अपने सिर पर ऐसे रखी हुई थी, होमवर्क करते करते ही सो गया था। तो इसने कॉपी उठाई और उसको लगा कि उस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही ये कॉपी नीचे रखने वाला था, इसने पढ़ा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चा काम क्या कर रहा था ऐसा जिसमें मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे 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 अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। तो इस बंदे ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को भी बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। ये नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा है। उस बच्चे के ऐसे को कॉपी करते हुए बंदा बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूं तो मेरे पास घर तो है। उसके बाद इसने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे ने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे जिंदगी दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। और एक बार फिर से बोलूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी तरफ देखे। तो आरजे कार्तिक की कहानी बस इतनी सी। अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले सोमवार सुबह 9:30 बजे।